हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे थे एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था की। अभी तक किशोर अवस्था के बारे में क्या आप जानते हैं? एक बार जल्दी से आप खुद ही में रिकॉल करेंगे। हम यहाँ पे रिवीजन भी करेंगे जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे अभी तक कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक होंगे वो ये है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि प्रजनन क्षमता जो है उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसी में समझेंगे कि क्या परिवर्तन आते, कुछ मेजर परिवर्तन हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। आज हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन या मासिक चक्र के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है या जो मासिक धर्म है वो क्या होता है, क्यों होता है और उसमें आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की है एक बार आप लोग उनको देख लेंगे। देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो अवस्थाओं के बारे में है, तो एक बार आप लोग अवस्थाएं देख लेंगे, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी क्या है, उसमें जो अंतर है वो क्या है, वो अंतर एक बार समझो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी क्या परिवर्तन आते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप आपकी बुक होगी और आपके बुक में आप देखना कि आपको बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी पिक्चर्स आपको दी गई हैं कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि हाइट में चेंज आता है, बॉडी के शेप में चेंज आता है, वॉइस में चेंज आता है। उसमें आपको एडम्स एप्पल जो वॉइस बॉक्स है वो भी आपको इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमने बात की है कि जो यहाँ पे प्रजनन अंग हैं या जो लैंगिक अंग हैं उनमें डेवलपमेंट आता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप मेंटली इमोशनली जो चेंजेस आते हैं वो भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पर। तो ये सारे चेंजेस, ये चेंजेस आप लोग एक बार देख लेंगे क्योंकि इमेजेस आपके पास अलग अलग बनी हुई हैं। चलो, आगे हमने बात की थी कि क्यों जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके जो हाइट है वो लगभग एक जैसी ही होती है। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल था हाइट का। वैसे अगर हम देखें तो हमने कहा कि हाइट के अलावा बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपको लगभग सेम दिखाई देते हैं। जैसे जैसे कि हाइट के साथ साथ हमने कहा जो स्किन का कलर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। अगर चेंजेस आते हैं, अगर जो संतति है उसमें अपने माता पिता के जो गुण हैं वो नहीं आते हैं, अलग गुण हमें दिखाई देते हैं, तो उसका क्या यहाँ पे मतलब होता है। आपने कहा ये जो कैरेक्टर हैं ये हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिले होंगे, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, इनमें से जो कैरेक्टर है वो हमें आए होंगे। क्योंकि कैरेक्टर क्या होते हैं कि छुपे हुए रहते हैं। जैसे पहली पीढ़ी में वो क्या होंगे, छुपे हुए रहेंगे, वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे जितने भी कैरेक्टर हमारे माता पिता में होंगे वो सारे ही कैरेक्टर हमें दिखाई देंगे। सारे नहीं दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ विजिबल होंगे, कुछ एक्सप्रेस होंगे और कुछ कैसे होते हैं, हाइड होते हैं, कुछ छुपे हुए रहते हैं। अब ये जो छुपे हुए कैरेक्टर हैं हो सकता है कि ये अगली जो जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है उसमें आ जाएं। जो गुण हमारे पिता में या हमारी माता में हम नहीं दिखाई दिया उनके पेरेंट्स का, वो गुण हमें दिखाई दे सकता है। हमें हमारे दादा दादी या नाना नानी के गुण आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि देखो, जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि कई बार वो जो फैमिली हिस्ट्री है वो पूछते हैं। जैसे कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई बीमारी है और अगर वो माता पिता को है तो उसके संतति में होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसी कोई बीमारी अगर होती है तो पूछा जाता है कि क्या आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी, आपके पेरेंट्स, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी। तो ऐसे पूछा जाता है, फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है। अब इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि वो जो गुण हैं वो आते हैं हम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता के ही गुण आएंगे, दादा दादी या नाना नानी के नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। उनके भी गुण हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की है कि
सिर्फ हमने हाइट की ही बात की थी, एग्जाम्पल हाइट था कि क्यों परिवार के सदस्यों की जो हाइट है, जो लंबाई है, वो एक जैसी होती है, क्योंकि हमने कहा क्योंकि हमारे पास जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो डीएनए है, वो सारे गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। हम कैसे दिखते हैं, हम कितने लंबे हैं, हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर की बनावट है, जो भी हमारे फीचर्स हैं, हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं, सारा ही जो कुछ है वो हमारा डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए कहाँ से बना है? माता पिता से बना है। माता पिता का डीएनए कहाँ से बना है? दादा दादी नाना नानी से बना है। मतलब हम कनेक्टेड हैं। हम क्या है? आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें हमारे माता और पिता से मिला है, और उनको भी उनके माता और पिता से मिला होगा। मतलब कि उनके कैरेक्टर हम में आएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका डीएनए आया है। उनके डीएनए आने का मतलब है कि उनके कैरेक्टर भी हमारे पास आए होंगे। अब ये हाइट के ही नहीं बल्कि और कैरेक्टर के बेस पे भी होता है, जैसे स्किन का कलर हमने बोला, जैसे आई कलर हमने बोला, जैसे कि आपने कहा आपके जो बालों का कलर है, आपके बालों का टाइप है, किसी में कर्ली आपने देखे होंगे, किसी में स्ट्रेट होते हैं। तो ऐसे कलर भी अलग अलग होता है, आई का कलर अलग अलग होता है। तो ऐसे में हमने कहा कि क्या होता है, कैरेक्टर जो है वो परिवार के जो सदस्य होते हैं, अच्छा परिवार के सदस्य यही होते हैं, नाना नानी दादा दादी या हमारे माता पिता, और हम हमारे भाई बहन, ये हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अब आप कहेंगे कि हम जो हमारे जैसे आपके कोई अंकल हैं, आपके अंकल और आंट हैं, उनके जो बच्चे हैं, आपने कहा कि उनसे भी तो हमारी शक्ल मिलती है। तो हाँ ठीक है, आपके जो अंकल हैं और आपके जो फादर हैं वो भी तो भाई भाई हैं। मतलब उनके माता पिता एक जैसे हैं। तो आपने कहा कि इसीलिए आपके जो यहाँ पे सिबलिंग्स हैं, यहाँ पे चलो सिबलिंग्स तो ठीक है, लेकिन आपके जो कजन्स हैं, सिबलिंग्स में तो होगा ही आपके, क्योंकि माता पिता एक होंगे, लेकिन आपके जो कजन्स हैं उनमें भी आपके जो गुण धर्म है वो मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके जो यहाँ पे दादा दादी हैं और आपके जो दादा दादी हैं वो हैं तो एक ही। ठीक है। तो किसी न किसी रूप में आप क्या हैं, एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड हैं। चलो आगे बढ़े यहाँ पे। अब आपने कहा कि द्वितीय गुण क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय लैंगिक गुण क्या होते हैं। वो यहाँ पे गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज में अलग होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। देन हमने बात किया हार्मोन्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट है हार्मोन्स, और आप हार्मोन्स को पढ़ेंगे। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हार्मोन्स जो हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। हार्मोन एक प्रकार के रसायन या केमिकल होते हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, नेचुरली निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर से लेने पड़ते हैं। ये हार्मोन संदेश वाहक का कार्य करते हैं। कोई भी हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि हमारी लंबाई का जो बढ़ना है, इसके लिए जो संदेश का काम करेगा वो हार्मोन ही करेगा। हार्मोन ही हमारे शरीर को संदेश देता है कि हाइट यहाँ पे बढ़ेगी, जैसे बोन्स जो होती हैं। अच्छा हड्डियां जब लंबे होंगी, हड्डियां जो लंबाई में बढ़ेंगी तभी तो हमारे हमारे जो हाइट है वो भी बढ़ेगी। तो हमारी हड्डियों का जो बढ़ना है वो कैसे होता है? जब हार्मोन यहाँ पे मैसेज देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, इसका काम होगा यहाँ पे क्या करना? ग्रोथ को करना। ऐसे ही किशोर अवस्था जब आती है तो और भी हार्मोन्स यहाँ पे निकलने लगते हैं, और ये हार्मोन क्या होते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि जो भी परिवर्तन आते हैं, हाइट में परिवर्तन है, वॉइस में है, बॉडी शेप में है, जो आपके लैंगिक अंग हैं उनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, ये सारे किसकी वजह से हैं? हार्मोन की वजह से हैं। ध्यान रखना है, हार्मोन्स एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ये सारे हार्मोन्स अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इन हार्मोन्स का काम भी अलग अलग होगा। ठीक है। अलग अलग हार्मोन का काम अलग अलग होगा। अच्छा ये हार्मोन्स निकलते अलग जगह से, यानी कि ग्रंथि से निकलेंगे, और ये काम कहाँ पे करेंगे? जहाँ पर इनको काम होगा ये वहां पर जाते हैं, जिसको टारगेट साइट कहते हैं। जो उनके टारगेट साइट होगी, जहाँ पर उन्हें काम करना है वहां पर जाएंगे और वहां पर एक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हमने हार्मोन की बात की है। ये कुछ ग्रंथियों के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे पिट्यूटरी है यहाँ पे, थाइमस है यहाँ पे, ठीक है, पैनक्रियाज है यहाँ पे, जैसे कि टेस्टिस है, जैसे कि ओवरी है, ये सारे क्या हैं? हार्मोन होते हैं। हो गया। चलो अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, आपके पास ये हेडिंग भी है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे प्रजनन कार्यों में कैसे सहायता करते हैं। तो आपने कहा कि गैमीट इम्पॉर्टेंट है। गैमीट हमने बार बार पढ़ा है कि जो यहाँ पे मदर और फादर होते हैं उनके शरीर में एक कोशिका बनती है। अच्छा कोशिका समझते हो क्या होती है? देखो कोशिका एक बहुत छोटी सी संरचना है
कोशिका को ऐसे समझो कि कोशिका के अंदर डीएनए होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे कि आपने कहा कि बहुत अलग-अलग पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, तरल पदार्थ भी होता है, जैसे प्रोटीन्स भी यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर और ये सेल मिलकर के पूरे जीव का निर्माण करती है, ठीक है? देखो, जैसे कि हमने कहा कि ऐसे ही हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। आपके जितने भी ऑर्गन हैं, आपके जितने भी अंग हैं यहाँ पे, वो सारे कोशिकाओं से मिलकर के ही बने होते हैं। तो ये होती है एक नॉर्मल सेल हमारी बॉडी में। हमारे शरीर में एक स्पेशल सेल बनती है जिसका नाम हमने बोला गैमीट या युग्मक। आपको ध्यान होगा हमने कई बार युग्मक के बारे में बात की है, आपको बार-बार बताया गया है कि देखो ध्यान से समझना है। ये जो टॉपिक है कि कैसे हार्मोन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या आपने कहा कि प्रजनन कार्यों में सहायता करते हैं, कैसे किशोर अवस्था आने पर जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है, जो किशोर है वो प्रजनन रूप से सक्षम होने लगते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा गैमीट या युग्मक क्या होता है। देखिए युग्मक हिंदी में कहेंगे, गैमेट इंग्लिश में है। अब हमने कहा हमारी वैसे तो हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। कोशिकाएं अलग-अलग प्रकार की होती हैं, अलग-अलग इनका साइज होता है, अलग-अलग इनके काम भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हमने कहा हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन एक स्पेशल सेल बनती है, ठीक है? और वो सेल तभी बनेगी जब हम किशोर अवस्था में आते हैं, जब हम किशोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब बाल्यावस्था होती है तब भी बनेगी, नहीं, वो तब नहीं बनती है। कब बनेगी? जब हम किशोर अवस्था में आते हैं, तब से वो बनना शुरू हो जाती है। उस कोशिका को हम गैमीट कहते हैं या युग्मक कहते हैं। ध्यान देना, लिख लो, आप याद करो, आपको जो भी करना है, ये ध्यान रखना। तो उस सेल को हम कहते हैं गैमीट। अगर वो मेल में बन रही है तो मेल गैमीट है और फीमेल में बन रही है तो फीमेल गैमीट है। दोनों जो होते हैं अलग-अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसी नहीं बनती, अलग-अलग प्रकार की बनती है। देखो अब मेल और फीमेल अलग-अलग है तो इनमें जो गैमीट बनेंगे, जो सेल बनेंगी वो भी अलग-अलग होती है। अब ये जो गैमीट बनेंगे, इन्हीं गैमीट से क्या होगा, जो नया जीव है वो बनेगा और इन्हीं गैमीट के निर्माण के लिए हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे आगे और अच्छे से समझना है। ये समझ में आया? अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आना इसी को कहते हैं जब गैमीट बनने लगते हैं। तो यही होता है कि अब जो है प्रजनन रूप से जो व्यक्ति है वो सक्षम होने लगता है और इसी को हमने कहा रिप्रोडक्टिव फेज इसको कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज के आने में हार्मोन्स का ही रोल होता है। हम कुछ दो हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि कैसे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। तो ये बात समझ में आ गया कि हार्मोन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा ध्यान रखो, किशोर अवस्था जो है, कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पे प्रजनन की बात कर रहे हैं या किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। किशोर अवस्था ही वो अवस्था है जब यहाँ पे जो प्रजनन रूप से व्यक्ति सक्षम होता है और ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है, ठीक है? जो किशोर होते हैं वो उनका सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू होता है या कैसे रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसको लाने में हार्मोन्स का रोल होता है। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखना कि क्यों हम यहाँ पे एडोलेसेंस में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट कहो या आपने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरों का सबसे इम्पॉर्टेंट या एक महत्वपूर्ण गुण होता है क्या, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का आना। ठीक है, आगे बढ़े। रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हमने बात की थी कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। इसी उम्र में गैमीट बनने शुरू होते हैं और कब तक रहता है, 45 से 50 वर्ष तब तक ही गैमीट बनते हैं, उसके बाद गैमीट बनने बंद हो जाते हैं। मेल में क्या होता है कि जो 11 से 13 वर्ष की उम्र में गैमीट बनते हैं और ये बनते ही जाते हैं, फिर ओल्ड एज तक भी बनते हैं। चलो, अच्छा, रिप्रोडक्शन को समझा, रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हमने समझ में आया कि जो यहाँ पे मदर एंड फादर हैं उनमें क्या बनेगी, एक स्पेशल सेल बनेगी, उस सेल का नाम गैमीट होगा या युग्मक, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, बार बार बता रही हूँ, युग्मक। अब ये जो दोनों युग्मक जब फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं या मिक्स होते हैं तो दो युग्मक या दो अलग अलग सेल मिल गए, ये तो बता रहे युग्मक मतलब सेल है वो, दो अलग अलग युग्मक मिल करके यानी कि मेल और फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल करके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक ही कोशिका बना लेते हैं।
ठीक है। तो मतलब क्या है कि दो अलग अलग जो गैमीट हैं वो मिल करके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये मिल करके बना रहे हैं एक ही सेल, दो अलग अलग सेल मिल करके। अब ये सेम वैसा ही है कि जैसे कि आपने कहा कि आपके पास, देखो आपके पास जैसे थे दो ग्रुप बने थे, ठीक है, एक ग्रुप में 4 लोग थे, दूसरे ग्रुप में भी 4 लोग थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ही ग्रुप बना लेते, वो मिक्स हो गए हैं, अब उन्होंने एक ही ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप में 8 लोग आ गए हैं। तो वैसा ही है कि दो कोशिकाएं मिलकर के एक ही कोशिका बना लेती है जिसको जाइगोट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यही जाइगोट आगे चल करके पूरे शरीर का निर्माण करता है। हमारा भी निर्माण ऐसे ही हुआ है, बस इसी को प्रजनन कहते हैं, ठीक है। कोई भी जीव जब नई संतति उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। अब देखो समझो, अब हम थोड़ा हार्मोन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि हार्मोन कैसे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को लाने में इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैंने एक चीज जो है वो बार बार आपको बताई है, ठीक है, कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में क्या क्या है। देखो, देखो ये टेबल हमने समझी है, और ये टेबल हमने काफी बार यहाँ पे रिवाइज की है। ऑलमोस्ट जितने भी दिन हमने चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं, उतने दिन से हम हर दिन एटलीस्ट ये टॉपिक तो रिवाइज कर रहे हैं कि किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं। तो लंबाई का बढ़ना, शरीर में जो बॉडी के जो शेप है उसमें चेंजेस आना, आवाज में चेंज आना, जो फेस है उसमें पिंपल्स वगैरह का निकलना, ये वाला देखो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो लैंगिक अंग हैं उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारे लैंगिक अंगों में क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तब यहाँ पे गैमीट बनते हैं। ये बात समझो। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगी और वो आपको समझना है, ठीक है। तो देखो लैंगिक अंगों के विकास से मतलब है कि यहाँ पर अब क्या होगा, जो प्रजनन क्षमता है वो विकसित होगी, यानी कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आएगी। वो कैसे आएगी, हमें यही पॉइंट अब समझना है कि कैसे किशोर अवस्था के दौरान जो लैंगिक अंग है उनमें विकास होता है, और कैसे प्रजनन क्षमता यहाँ पे आती है, और कैसे यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। बात करें इस बारे में, यहाँ तक की बात क्लियर है। देखो अगर यहाँ तक की बात क्लियर नहीं है और अभी भी आपको डाउट है, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये टॉपिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। इसीलिए अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है कि किशोरावस्था में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किशोरावस्था और जो रिप्रोडक्शन है या प्रजनन है उसमें क्या संबंध है। संबंध ये है कि किशोर अवस्था हमारे जीवन की एक अवस्था है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो किशोर अवस्था एक एज है, 11 से 13 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक के बीच की एक एज है। इस एज में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनमें से एक चेंज है कि हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, उनमें चेंजेस आने लगते हैं। और यहाँ पे यही एज होती है कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, यानी कि अब जो व्यक्ति है वो प्रजनन रूप से सक्षम है, यानी कि अब जो व्यक्ति है वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगा। अब ऐसा नहीं कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो रहा है तो मतलब तब से सक्षम नहीं, धीरे धीरे क्या होता है बॉडी में चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे बॉडी प्रिपेयर होती है। और इसीलिए हमने एक और चीज बोली थी कि हमने कहा था जो यहाँ पे शादी की एज होती है, एक एज यहाँ पे फिक्स की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। वो एज इसी को देख करके की गई है कि जो किशोर अवस्था है, जब किशोर जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, और अब वो क्या है वयस्क बनने जा रहे हैं। अब वो वयस्क मतलब बनने ही वाले हैं, जब वो 18-19 वर्ष की जो उम्र है वो जब वो क्रॉस करते हैं, मतलब अब वो पूरी रूप से क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, अब वो मेच्योर हैं, और अब हम उन्हें वयस्क, अब वयस्कता की ओर वो बढ़ने लगे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में तो चेंजेस आने शुरू होते हैं, बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर होती है। और आपने कहा 18 से 19 वर्ष आते आते ये जो चेंजेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और तब हम कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है, चाहे हम बॉयज की बात कर रहे हैं या गर्ल्स की बात कर रहे हैं, अब वो क्या है, उनमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ गई है, अब वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम है।
ठीक है, क्लियर है? अब ये समझे थोड़ा सा, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर आपने कहा कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। अब आओ इधर, देखो यहाँ पे समझो, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोअर एब्डोमेन साइड जो एरिया होता है, यानी कि पेट जो है, पेट का निचला हिस्सा जो है यहाँ पे, वो उस एरिया में क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे फीमेल में, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो मैं लेवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ आपको, उतनी बात करेंगे जितना यहाँ पर आपके सिलेबस में है, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस जितना आप समझ सकें, जितना नेसेसरी है टॉपिक को समझने के लिए। अच्छा, ये जो है ये ओवरी होते हैं, ओवरी, हिंदी में इनको अंडाशय कहते हैं। और ये भी सेम है, ठीक है, ये भी ओवरी है, ऑफ कोर्स ये भी क्या होगी, ओवरी होगी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे, ये यूट्रस होगा, या इसको हम गर्भाशय भी कहते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये गर्भाशय होगा। गर्भाशय समझते हैं, जब हमने कहा कि कोई भी जब अपनी माता के गर्भ में होता है, या सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जब कोई अपनी माँ के पेट में होता है, एक्चुअली में वो गर्भ की बात कर रहा है, ये होता है गर्भाशय, ये गर्भाशय है, जहाँ पर जो जीव है उसका क्या होगा, निर्माण होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो देखो कैसे काम करते हैं। तो हम एक हार्मोन जो है, इन्हें पिट्यूटरी से पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एक ग्रंथि होती है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है, लेकिन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होकर के पिट्यूटरी के पास जाता है। ठीक है, ये किसके पास जाता है, पिट्यूटरी के पास जाता है। अब पिट्यूटरी से क्या निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, बस अभी के लिए आप इन्हीं नाम से इन्हें याद रखना, LH एंड FSH, ठीक है। एल से ल्यूटिनाइजिंग, एच से हार्मोन, एफ से फॉलिकल, एस से स्टिमुलेटिंग, एच से हार्मोन। LH और FSH अभी के लिए इतना नाम याद रखना, ठीक है। चलो, हो गया। अब ये हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी से, ये ध्यान रखना, पिट्यूटरी कहाँ पर होती है, हमारे ब्रेन में होती है। अब इनका काम, ये जो LH और FSH है, इनका काम कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होगा, हमने कहा जो हमारा लोअर एब्डोमेन साइड होता है, पेट के जो जो हमारा लोअर एब्डोमेन का मतलब है कि पेट का जो निचला पार्ट है, मतलब ब्रेन से लेकर के हार्मोन को कहाँ जाना है, लंबी दूरी तय करनी है। तो ये जो FSH और LH है, ये हमारे रक्त के द्वारा निकलते हैं, रक्त के द्वारा नहीं निकल, रक्त में निकलते हैं। किसके द्वारा निकलेंगे, पिट्यूटरी के द्वारा निकलेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, ये LH और FSH पिट्यूटरी से निकलते हैं, और कहाँ जाते हैं, हमारे रक्त में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। और ब्लड के थ्रू अब कहाँ जाएंगे, ये ओवरी में आ जाते हैं, ये ओवरी में आएंगे। मतलब ये ओवरी को संदेश देते हैं कि अब आपको गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने कहा कि LH और FSH कहाँ जाता है, हमारे रक्त के माध्यम से कहाँ जाएगा, ओवरी यानी कि अंडाशय में जाएगा।
और अंडाशय को ये मैसेज देता है कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गैमीट बनाना है। तो अब देखो कि ओवरी में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर मैं इस ओवरी का एक डायग्राम बनाऊं, ये है ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी में जैसे ही LH गया और FSH गया, इन्होंने यहाँ पे संदेश दिया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बने, एक स्पेशल सेल बने जिसका नाम क्या है, यहाँ पे गैमीट है। तो लो, यहाँ पे गैमीट बनने लगते हैं। ये है यहाँ पर फीमेल गैमीट बन गया है, जिसको मादा युग्मक कहते हैं। गैमीट मतलब युग्मक, अगर फीमेल में बन रहा है तो फीमेल गैमीट। और ऐसा ही कुछ क्या होता है, मेल में भी होता है। मेल में भी ये LH और FSH जाते हैं और वहां पे मेल गैमीट का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। ये आपने LH और FSH का फंक्शन देखा, आपने LH और FSH को देखा कि कैसे वो युग्मक निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, ये जो LH और FSH निकलते हैं, ये कब निकलेंगे, जब किशोर अवस्था में आप प्रवेश करेंगे। क्या होता है, जब आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तब ये परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। यहाँ पर हमने देखा कि मादा प्रजनन तंत्र में जो यहाँ पे मादा युग्मक है या फीमेल गैमीट है, उसका निर्माण कैसे होता है और हार्मोन की इसमें क्या भूमिका होती है। तो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप जो अभी तक के टॉपिक है उनको रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।